ईरान एक और सरप्राइज की बात कर रहा है सर, और वो सरप्राइज खैबर मिसाइल्स की बात कर रहा है। 2000 किलोमीटर की गालिबन उसकी रेंज है। तो सर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उस मिसाइल की, कितना जदीद है वो, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, जरा इस बारे में बताइएगा। देखें जी, वो जो मिसाइल है और जो अभी भी मिसाइल हमें नज़र आए हैं जो लगे हैं, ये सारे रैमजेट और इनके पर्सनली जैसे कहते हैं कि रॉकेट मोटर टाइप होती है इनकी, जो कि इनके वॉरहेड के अंदर मौजूद होती है, जो कि सब्सिक्वेंटली टर्मिनल स्टेजेस पे लगते हैं। और इनके जो रेंजेस हैं वो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंजेस हैं। और इसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इसकी स्पीड तकरीबन 4 गुना जो स्पीड ऑफ साउंड जिसे कहते हैं माक, उससे ज़्यादा लगती है। जिस तरह के डैमेजेस इसने किए हैं और जो इमेजेस हमें नज़र आ रही हैं और जिस तरह के डिफेंसेस को इन्होंने पेनिट्रेट किया है, तो ये शो करता है कि ये बड़े पावरफुल मिसाइल हैं और इनकी बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ ये अपने टारगेट्स को जाके लगे हैं। और मेरा ख्याल में आइंदा वाले जो खैबर हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए और वो करेंगे तो वो डेफिनेटली उनके लिहाज से वो जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल हैं। उनकी रेंजेस भी ज़्यादा हैं, उनकी वेलोसिटी मतलब जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़्यादा है। और मेरा ख्याल में वो नुकसान भी ज़्यादा करेंगे अगर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ज़्यादा करेंगे अगर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये भी फरमाइए सर, जैसे कि वज़ीर दिफा ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम इत्तेहाद का होना नागुज़ीर है और तमाम मुस्लिम रियासतें जो हैं वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें। तो आपको क्या ये मुमकिन दिखाई देता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करता है तो जॉर्डन से खबरें आ जाती हैं कि हम अपनी एयर स्पेस किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर शाम और इराक के बारे में भी मुबैना खबरें आ रही हैं कि उनकी फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया है। तो ये इस मुतालबे में आपको जान और होता हुआ दिखाई देता है जो ख्वाजा साहब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से फरमाया है कि देखें, जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं, अनफॉर्चुनेटली इसराइल से लेकर ईरान तक जितने बॉर्डर्स लगते हैं वो सारे जो हैं वो एक फेवरेबली पॉइज्ड हैं इसराइल की तरफ। और इराक जो है वो आइसोलेशन का शिकार है उस जगह पे। और इस जंग में भी जब ये मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स चल रहे हैं तो वो तमाम प्रोजेक्टाइल्स जो ईरान से जा रहे हैं उनको काउंटर किया जा रहा है, और वो तमाम जहाज़ और प्रोजेक्टाइल्स जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं इसराइल से, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। ये तो साफ नज़र आ रहा है ये चीज़ तो। मगर ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है वो बात बिल्कुल ठीक है। देखें, उन्होंने एक एक करके रिजीम चेंज की है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो और लिबिया हो, और सब्सिक्वेंटली उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है गाज़ा को, हिजबुल्ला को और जितना ये सीरिया एज वेल एज यमन को। तो बारी तो मतलब सबकी आनी है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ये जितनी जल्दी अगर हमें रियलाइज़ हो उतना ही बेहतर है। और जितनी जल्दी मुस्लिम कंट्रीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कुछ बड़ी बात नहीं थी, वो जो इकबाल साहब ने फरमाया है, होते उतना ही बेहतर है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन सबके अपने अपने मफादात हैं। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया है ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर मसूद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद कर रहे थे। अकील मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। सबसे पहले सर ये फरमाइए, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इसराइल का, हम हर महाज पर खड़े हुए हैं और हमने बड़ा भरपूर तरीके से ईरान की हिमायत की है। वज़ीर दिफा ने जिस तरह से बात की, अभी आमिर साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है वरना सबकी बारी आएगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इसराइल अपने लिए पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा समझता है। सर कितना बड़ा खतरा है आमिर सर? ये जो बात ऑन द फ्लोर द हाउस वज़ीर दिफा ने की है और हुकूमत की भी एक क्लियर कट पॉलिसी जो है वो मंजर यहाँ पे आ चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हवाले से देखें या दीगर चीज़ें जिस तरह अनफोल्ड हुई, ज़ाहिरी बात है कि इस खत्ते में हम अमन का क़याम चाहते हैं और हम अमन चाहते हैं। अब ईस्टर्न बॉर्डर पे आप देखें तो भारत ने जो एडवेंचरिज्म किया या एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब तो उसको मिला। जिस तरह आपने बजा फरमाया कि बिल्कुल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का भी नाम लिया। हालांकि हम उस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान का भी नाम लिया और एक ख़तरे की घंटी उन्होंने अपने तई जो यह ख़तरे का इजहार किया। तो ज़ाहिरी बात है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं और हम बिल्कुल इस अमन में, इस खत्ते में अमन चाहते हैं और अमन की ख्वाहिश रखते हैं।
इसीलिए जो हमारा हाई पावर डेलीगेशन भी गया हुआ है वो अमन की बात करता है। सीज फायर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो सीज फायर आगे बढ़ सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा, इस पर भी काफ़ी सवालिया निशान है। हम तो चाहते हैं कि टॉकिंग टेबल पे आया जाए, नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ देखें तो चीन के साथ वो बात करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट का एक राब्ता है वो बहाल करना चाहता है। लेकिन नेबर्स की तरफ देखें, जिस तरह हमारा एक हमसाया, हम भी एक हमसाए हैं, तो उस हवाले से वो हमसे बात नहीं करना चाहता। तो ये पूरी दुनिया में तो उस डेलीगेशन ने ये वाजे मौक़िफ़ पेश किया और जिस मौक़िफ़ की तायद भी हुई और उसको पजीराई भी मिली। लेकिन जो ईरान की आपने बात की, तो मैं ईरान का बिल्कुल वाज़े तौर पे बताऊं कि ईरान के साथ भी हमारी सरहद लगती है और हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस खत्ते में जो है एक नई ऐसी हिजानी कैफियत का क़याम हो जाए, या ऐसी कैफियत वो कायम हो जाए जिससे हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पर वो असरअंदाज करे। तो हम ये कतई नहीं चाहेंगे, इसीलिए हम अमन की ख्वाहिशमंद हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन हमें अपना दिफा, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखते हुए हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे ऊपर किसी किस्म का भी एडवेंचरिज्म का कोई उसको अगर ख्याल आता है या कोई ऐसी सोच भी आती है तो उसकी भी इजाज़त दें। तो हम कतन ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते और ना ऐसा होने दे सकते हैं। तो ईरान के साथ बिल्कुल, ईरान एक मुस्लिम ब्रदर मुल्क है और तमाम तर जितने भी बाकी दीगर ममालिक हैं उनको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि कुलभूषण यादव भी उसी बॉर्डर एरिया से मिला था जी, और वो भारत के रास्ते पाकिस्तान और बलूचिस्तान में बिलखसूस दाखिल हुआ था। और अफसोस इस बात का है कि अभी कुछ इत्तलात इस तरह की भी आ रही हैं कि कोई भारतीय शहरी भी जो मोसाद के लिए या इजराइल के लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, ईरान ने गालिबन उनको भी पकड़ा है। ये तो ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से आएगी या उनके जो खबर एजेंसी है उसकी तरफ से आएगी। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि जब भारत हमारे साथ जंग का ख्वाहिश रखता था ख्वाहिश, और जंग करने की उसने कोशिश की और जंग हुई, तो जाहिरी बात है उस वक़्त ईरान ने जो है इतना दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था। लेकिन हम क्योंकि अमन पसंद हैं, इस खित्ते में हम चाहते हैं, तो इसीलिए एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ लिया है। एक मुस्लिम बरादर ममालिक है और हम बिल्कुल वाज़े तौर पे उसके साथ खड़े हैं। अकील साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप कि जिस वक्त हम इस पोजीशन में थे उस वक्त ईरान की क्या पोजीशन थी, अब क्या ईरान पर ये बावर करवाया गया है कि पाकिस्तान ने उनके लिए इस वक्त क्या पोजीशन ली है। मलिक साहब, आपने ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बात की है कि जिस तरह से हमने स्टैंड लिया है ईरान के लिए, इस तरह से जब पाक भारत जंग हुई थी तो ईरान का स्टैंड इस तरह से नहीं था, ईरान इस तरह से नहीं था। तो क्या उनको एहसास है इस बात का, या पाकिस्तान की तरफ से बावर करवाया गया है या करवाया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देख रही है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली जो है वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। वहाँ पे भी किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी किया, वज़ीर दिफा ने भी किया, हमारे पार्लियामेंट से भी रेजोल्यूशंस पास हुई, दोनों सेनेट से और नेशनल असम्बली से। तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, पाकिस्तान की स्टेट जो है, वो तो ईरान के साथ खड़ी है। ये अफसोस मैं इसलिए आपको अफसोस का इजहार किया क्योंकि ईरान का बॉर्डर हमारे साथ लगता है और एक हमसाया होने के नाते हमसायों के हकूक़ कुछ ज़्यादा होते हैं।